हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। हमने इतिहास की सीरीज शुरू की है जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इतिहास के तीनों भागों को हम कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारा है गुप्त काल, या जिसको आप लोग गुप्ता पीरियड कह सकते हैं। इसके पहले मैं शुरू करूं, एक चीज और आपको बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर से, जिसको आप लोग 8447410108 हमारे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स हैं, चाहे दूसरे सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, पेडागोजी है, सब कुछ है। उन अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वो आपके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए गए हैं। और अगर कोरियर से नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके फटाफट ऑर्डर कर लीजिए, व्हाट्सएप पर बात कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। गुप्त काल की अगर हम बात करें, इससे 10 लेक्चर इससे पहले वाले चैनल पर है, वो देख लेना आप लोग। गुप्त काल की अगर बात करें हम, कुषाण साम्राज्य के खंडर पर नए साम्राज्य का जन्म हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित कर लिया और इस साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य कहा। यानी गुप्त साम्राज्य कुषाण साम्राज्य के खंडर पर बना एक नया भवन था। कुषाण और सातवाहन दोनों के क्षेत्रों पर कब्जा करके गुप्त काल ने अपना इतिहास लिखने की शुरुआत की थी। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा था। सबसे पहले नाम आता है श्रीगुप्त का। 240 से 280 ईस्वी तक इसका समय रहा। अगर हम इनकी बात करें, एक अच्छे सही तरीके से अगर हम बात करें, तो प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया है। लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है। अच्छा, श्री गुप्त इस गुप्त वंश के फाउंडर माने जाते हैं। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मगध के लिए श्री गुप्त ने 24 गांव दान में भी दिए थे। फिर नाम आता है घटोत्कच का। 280 से 319 ईस्वी तक का समय। लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि, क्वेश्चन आता है कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्र पत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का पहला शासक भी बताया गया है। फिर नाम आता चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। वास्तविक संस्थापक संस्थापक से अलग होता है, और संस्थापक के बाद जो शक्तिशाली आता है वंश में सबसे, उसको वास्तविक कहते हैं। श्री गुप्त व घटोत्कच महाराज कहलाते थे। वही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी चांदी की मुद्राओं का प्रचलन शुरू करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ क्योंकि 319-20 ईस्वी में अपने राज्यारोहण की स्मृति में उसने गुप्त संवत चलाया था। एक गुप्त संवत जो है वो गुप्त वंश का एक कैलेंडर कहा गया, कैलेंडर रहा जो काफी फेमस रहा। अलग अलग समय पर कैलेंडर तब चलाए जाते थे। फिर नाम आते समुद्रगुप्त की, जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया। 335 से 380 ईस्वी तक समय रहा। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया। उसके दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन, नाम याद रखना भाई। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता के प्रारंभ पराक्रम का उद्वात वर्णन किया, यानी बहुत ज्यादा उन्होंने उसका उनकी प्रशंसा में लिखा है। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। ये क्वेश्चन बार बार आता है भाई, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को।
और ये किसकी किताब में कहा गया? विसेंट स्मिथ की किताब में। किताब का नाम क्या है? अर्ली हिस्ट्री इंडिया में ऐसा कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दोहित्र कहकर गर्व का अनुभव करता था। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक भी था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। द्वितीय चंद्रगुप्त आता है फिर 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी सबसे ऊपर था, चरम पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में शासन करता था। चंद्रगुप्त सेकंड ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल कला और साहित्य का गोल्डन ईरा कहा गया। गोल्डन ईरा कहते हैं इसको, स्वर्णिम युग जब कहते हैं तो उसका मतलब गोल्डन ईरा है। ये उपाधि इससे पहले 57 बीसी में उज्जैन के शासक ने अपने पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने 2 रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था और चंद्रगुप्त के सिक्के पर देवश्री लिखा गया। याद रखना भाई, चंद्रगुप्त के सिक्के पर देवश्री लिखा हुआ है। मेहरौली से प्राप्त एक लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। मेहरौली दिल्ली के अंदर है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों में कैसे भरा हुआ था, क्योंकि चंद्रगुप्त के भी 9 रत्न हुआ करते थे, जैसे बाद में जाकर मिडवल हिस्ट्री में अकबर के 9 रत्न आपको मिलेंगे। अगर चंद्रगुप्त के रत्नों की हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, तो सबसे पहले नाम आता हरिसेन, जो कवि था और कविताई करता था। फिर नाम आता वरामिहिर, जो खगोल विज्ञान उसका क्षेत्र था और व्रत संहिता की रचना की थी। फिर आता वरुरुचि, व्याकरण इसका फील्ड रहा और व्याकरण की रचना संस्कृत में करी। फिर नाम आता धन्वंतरी, जो चिकित्सा के क्षेत्र से था और आयुर्वेद उसकी रचना मानी गई। अक्षरपण ज्योतिष विद्या इसका क्षेत्र था और ज्योतिष शास्त्र में फेमस था भाई। अमर सिंह शब्दकोश रचना थी और अमरकोश यानी शब्दावली की रचना की। कालिदास नाट्य और काव्य करता था। अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत रचनाएं। शंकु वास्तुकला इसका फील्ड रहा, शिल्प शास्त्र की रचना की। बेताल भट्ट जादू, आपको पता है जादू क्षेत्र रहा, मंत्र शास्त्र की रचनाएं की। चंद्रगुप्त के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत रहा। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का राजा बना। कुमारगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें तो इसका एक नाम महेंद्रादित्य भी रखा गया। 415 से 455 ईस्वी कार्यकाल रहा। उसकी मुद्राओं पर श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य आदि उपाधियां अंकित हुई थी। उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योम शशि कहा गया है। शक्रादित्य को कुमार गुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य के समानार्थी माना गया है। कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा भी चलाई। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इनमें मयूर शैली की मुद्राएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मयूर शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश में मिली थी। मथुरा का भगन प्रतिमा लेख, इस लेख के कुमार गुप्त को विजयराज संबलसर कहा गया है, याद रखना बेबी। समकंद गुप्त या शक्रादित्य 455 से 467 सकंद गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। वह कहोम अखिलेश से विदित होता है कि इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी।
भीतरी स्तंभ लेख फेमस रहा है भाई, उसके अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी समय में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सकंद गुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच कहा गया है, मल्लेच याद रख लेना नाम में। सकंद गुप्त न केवल एक योग्य सैनिक संचालक था, अपितु एक आदर्श प्रशासक भी वो था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में परणदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। इस लेख में गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का भी वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त ने चीन के साथ मित्रता पूर्वक संपर्क बनाए रखा तथा 466 ईस्वी में एक राजदूत को चीन के सांग सम्राट के दरबार में भी भेजा था। ह्वेन सांग ने नालंदा संगाराम को बनवाने वाले शासकों में सक्रादित्य के नाम का उल्लेख भी किया है, जिससे सकंद गुप्त द्वारा नालंदा संगाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। सकंद गुप्त के उत्तराधिकारियों की बात करें, एक नाम रहा पुरुगुप्त 467 से 476। यह कुमारगुप्त प्रथम का बेटा तथा सकंद गुप्त का सौतेला भाई था। संभवतः सकंद गुप्त संतानहीन था और उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आ गई थी। फिर नाम आएगा कुमारगुप्त सेकंड। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त सेकंड हुआ। सारनाथ से गुप्त संवत 154 अर्थात 473 ईस्वी का उसका लेख मिलता है, जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। सारनाथ लेख में भूमि रक्षति कुमारगुप्त उत्कीर्ण मिलता है। फिर नाम आता है बुद्धगुप्त। दामोदपुर ताम्र में उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया। बुद्धगुप्त ने 477 ईस्वी से 495 ईस्वी तक शासन किया था। नरसिंह गुप्त यानी बालादित्य, यह बुद्धगुप्त का छोटा भाई था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना था। भीतरी स्तंभ लेख में नरसिंह गुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्र देवी मिलता है। नरसिंह गुप्त बौद्ध मतानुयायी था। उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण की थी। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत का नाम दिया गया। फिर नाम एक आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण से एक प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। 510 ईस्वी का ये है। इस लेख में उसके मित्र गोपराज का उल्लेख है, जिसकी हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से युद्ध करते हुए मौत हो गई थी तथा उसकी पत्नी अग्नि से जलकर सती हो गई थी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ये है। फिर है वैन्य गुप्त। इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत गुणैधर बांग्लादेश के कोमिल्ला में स्थित एक ताम्र पत्र है, जो गुप्त संवत 188 अर्थात 507 ईस्वी का है। एक और नाम है कुमारगुप्त तृतीय। नरसिंह गुप्त के बाद उसका बेटा कुमारगुप्त तृतीय मगध का राजा बना। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। भीतरी एवं नालंदा मुद्रा लेखों में उसकी माता का नाम महादेवी मित्र देवी मिलता है। दामोदरपुर के 5वें ताम्रपत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा का उल्लेख मिलता है, जिसकी उपाधियां परम दैवत, परम भट्टारक, महाराजा धीराज मिलती हैं। उसके नाम का केवल प्रथम अक्षर कु प्राप्त है, अतः इस शासक को कुमारगुप्त तृतीय ही मानना चाहिए। इस लेख की तिथि गुप्त संवत 224 अर्थात 543 ईस्वी है। विष्णुगुप्त के बारे में भी देखिए। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। देखो पहले वाला अंतिम शक्तिशाली था, लेकिन ये वास्तव में अंतिम था। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख में विष्णुगुप्त का लेख मिलता है, जो संभवतः उसका पुत्र था, जो 550 ईस्वी तक राज्य करता रहा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया था। फिर हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के समय की प्रशासन पद्धति की। गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण करी। गुप्त शासकों की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु इनसे की गई। राजपद वंशानुगत था, परंतु राज सत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। देखो भाई, ये कहता है कि गुप्त शासकों की जो तुलना है वो सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की गई। जो राजा का पद था वो वंशानुगत था,
यानी राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। और इसकी वजह से ज्येष्ठाधिकार की जो अटल प्रथा थी के अभाव में ये सब कुछ सीमित था, क्योंकि ज्येष्ठ को ही बनाया जाता था। गुप्तकालीन रानियों का परम भट्टाका राज्ञी एवं महादेवी जैसी उपाधियां उनको दी गई थी। राज्य द्वारा उपज को चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। 1/4 या 1/6 ये कर के रूप में लिया जाता था भाई, फसल का चौथा भाग उपज का या छठा। गुप्त काल में न्याय पद्धति अत्यधिक विकसित थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून, व्यवहार विधि और दंड विधि स्पष्ट परिभाषित और पृथक्कृत थे। दीवानी को व्यवहार विधि, फौजदारी को दंड विधि कहा गया था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे, जिन्हें राजा अपने प्रांत में नियुक्त करता था। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई थी। शिल्पियों और वणिकों के अपने अलग अलग संगठन थे। मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी प्रमुख श्रेणी थी। गुप्त काल में पुरोहितों व प्रशासकों को क्षेत्र विशेष में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दी जाती थी, जिससे सामंत तंत्र को बल मिला। फिर हम बात करते हैं गुप्तकालीन अधिकारियों की। एक तरफ अधिकारी हैं और दूसरी तरफ उनके विभाग है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला नाम आता है महासेनापति का। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फिर आता है रणभांडागारिक, सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रधान अधिकारी। फिर है महासंधि विग्राहक, युद्ध व संधि शांति का प्रधान। चौथा नाम है महाभांडा गा महाभांडागाराधिकृत, राजकीय कोष का प्रधान। फिर है महा अक्सपटलिक, अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान। बलाधिकृत, सेना का सेनापति। महादंडनायक, न्यायाधीश। और संधि विग्रहिक, युद्ध व संधि के विषय में से संबंधित, जो हमने पहले डिस्कस किया है। 13वां दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। 14वां है विनय स्थिति संस्थापक यानी शिक्षा अधिकारी। गुप्तकालीन व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के प्रवृत्तियों की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के विवरण से भी मिलती है। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेख में दिनार कही गई थी। इन पर गुप्त शासकों के स्पष्ट चित्र भी हैं। गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी बनाए थे, निर्गमित किए थे। गुप्तकालीन समाज की अगर हम बात करें, गुप्त काल में समाज 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। इसका उल्लेख वरामिहिर ने अपनी व्रत संहिता में भी किया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का पहला वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस काल में वैश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट आई, किंतु शूद्रों की स्थिति में सुधार दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य, बृहस्पति और नारद स्मृतियों में पत्नी एवं पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकारी भी बना दिया गया। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। सत्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्यायी और आचार्य शब्द प्रयोग में हुए हैं। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु स्मृति में 7 प्रकार के तथा नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन ऐसे आता, मनु स्मृति में कितने प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है? 7। और नारद स्मृति में कितने प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है? 15। धार्मिक स्थिति कैसी थी? गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के, ये क्वेश्चन याद रखना, गुप्त सम्राट कौन से धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के, तथा उन्होंने इसे राज धर्म भी बनाया था। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। कौन सी उपाधि? परम भागवत, तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह। गुप्त राजाओं का
गुप्त सम्राटों का राजकीय चिन्ह है गरुड़, गरुड़ याद रखना भाई। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, मंदिरों की अगर बात करेंगे तो इधर मंदिर है, इधर उनकी स्थिति है। एरण का विष्णु मंदिर, एरण सागर जिला मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश। सांची का मंदिर, सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, भीतरगांव कानपुर जिला यूपी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं देखिए, रचनाकार बहुत ज्यादा थे, नौ रत्न यहाँ थे, तो रचनाएं भी बहुत फेमस रही हैं, वर्ड फेमस रही हैं भाई। इधर रचनाएं हैं, एक तरफ रचना है, रचनाकार और रचना है। कालिदास, कालिदास की रचनाओं में मालविकाग्निमित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमो विक्रमोर्वशीयम, ये बेस्ट है भाई, याद रखना सारे। विशाखा दत्त, देवी, चंद्रगुप्त, मुद्रा राक्षस, मोस्ट इंपोर्टेंट। दंडिन, 10 कुमार चरित, काव्य दर्शन, सिद्धसेन, न्यायावतार। भास, स्वप्न स्वपन वासुदत्ता, चारुदत्ता, उरुभंग। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। चरक की रचना, चरण संहिता। आर्यभट्ट, वर्मा सिद्धांत, आर्यभट्टियम। बुद्ध घोष, विशुद्धि मग्ग, असंग, योगाचार। भारवी, किरातार्जुनियम। अमर सिंह, अमरकोश, वत्स भट्टी, रावणवध। चंद्र गोविंद, चंद्र व्याकरण, वरामिहिर, व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका, शूद्रक, मृच्छकटिकम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अगर बात करें, गणित के क्षेत्र में इस काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टीय माना गया भाई। पारा का आविष्कार इसी समय में हुआ। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी हुआ करते। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत, शून्य शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास के क्रेडिट के रूप में इनको ये जगह दी जाती है। तो आज इस सेक्टर में यही था, कल फिर मिलेंगे। फटाफट ऑल ओवर इंडिया में नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। हम लोग जितने भी एग्जाम है, सीटेट है आपका, DSSS भी आपका है, KVS का एग्जाम है, NVS का एग्जाम है, हरियाणा टेट का एग्जाम है, यूपी टेट का एग्जाम है, सुपर टेट आपका है, UGC नेट आपका है, इसके अलावा UPSC आपका है, स्टेट PCS आपका अलग अलग राज्यों में है, NDA है आपका, CDS है, OTA है, FCAT है। जितने भी एग्जाम हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हम आपको कोरियर के माध्यम से इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर करो, आपको कोरियर से डिलीवर कर देंगे। अगर आपको PDF चाहिए हैंड रिटन नोट्स की और प्रिंटिंग नोट्स की, तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।